तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई करा था, वन इज सिंपल सॉल्ट्स एंड वन इज एडिशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो हमने सिंपल सॉल्ट्स पढ़ लिया, डबल सॉल्ट्स पढ़ लिया। अब थोड़ा सा देख रहे हैं अपन किसके बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। तो इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है देख लो फटाफट से। इसमें ये लिख दी मैंने कि दे आर ऑल्सो स्टेबल इन सॉलिड स्टेट, है ना। सॉलिड फॉर्म में ये भी स्टेबल है। स्टेबल मतलब अपने आयंस में ब्रेक नहीं होंगे सॉलिड फॉर्म में, तो है ना। लेकिन जब इनको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये पार्शली ब्रेक होंगे, ये कंप्लीटली ब्रेक नहीं होंगे। दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर दे अंडरगो पार्शियल डिसोसिएशन, या दे डू नॉट अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन। ठीक है, और जब ये कंप्लीटली ब्रेक होंगे नहीं तो दे विल नॉट डिस्प्ले द टेस्ट ऑफ ऑल द आयंस। ठीक है, जितने भी आयंस है उन सबका टेस्ट ये शो नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी आयन अपना टेस्ट कब शो करता है, व्हेन द आयन इज अवेलेबल इन फ्री फॉर्म। जब आयन फ्री होगा तभी वो अपना टेस्ट एग्जिबिट करता है। ओके, एंड व्हाई दे डू नॉट अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन, क्यों 100% ब्रेक नहीं होते हैं ये वाटर में? कोवैलेंट बॉन्ड भी होते हैं, Yes, मतलब because कोऑर्डिनेट बॉन्ड। coordinate bonds are also present. Ionic compounds 100% break होते हैं, but यहाँ पर in addition to ionic, they also have coordinate bond. Coordinate bond भी होगा और जो water में break नहीं हो पाता, या इस bond की वजह से ये completely break नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो कभी पूछ ले कि coordinate compounds break क्यों नहीं हो पाते, तो this is the reason, because they have coordinate bond. ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं सारे coordinate bond वाले break नहीं होते, but mostly coordinate compounds do not dissociate in water. Yeah, this is responsible for their partial dissociation. Okay, ध्यान रखिए बात। ओके, और जो इनका नाम, एक और नाम क्या बताया था मैंने कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का, बताना जरा मुझे। एक नाम और बताया था मैंने कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का, The complex compound. या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो ये कॉम्प्लेक्स नाम भी यहीं से आया है। कॉम्प्लेक्स का मतलब जो ब्रेक नहीं हो पा रहे हैं कंप्लीटली, तो वहीं से ये नाम आया इनके लिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ओके, तो एग्जाम्पल लिया था जैसे मैंने कौन सा K4 एफिशिएंसी वाला एग्जाम्पल लिया था, एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं। वैसे तो पूरा चैप्टर इन्हीं के ऊपर है, बट फिर भी एक आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको कि स्क्वायर ब्रैकेट अगर आपको दिख रहा है तो आप समझ जाना कि अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड इज देयर। तो जैसे ये कंपाउंड है तो इसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट दिखी गया हमें, तो डेफिनेटली दिस वन इज अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, दिस वन इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इसको जब अपन वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो द पार्ट विच लाई इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट डज नॉट डिसॉल्व, ये डिसॉल्व नहीं होगा, या ये आयन से ब्रेक नहीं होगा, ये एज ए सिंगल एंटिटी बिहेव करेगा जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। क्यों? बिकॉज देयर इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला बॉन्ड है। लेकिन द पार्ट विच लाई आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, जैसे ये पोटेशियम है, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड होता है, ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 तो पोटेशियम आयन मिलेंगे इसको ब्रेक करने पर, और ये पूरा सिंगल एनायन मिलेगा। तो दिस इज द कैटायन एंड दिस इज द एनायन। तो इसमें ये जो एनायन है ना, दिस इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये फर्दर ब्रेक नहीं होगा। बाहर से तो हमें लग रहा है कि इट हैज Fe आयन, इट हैज साइनाइड आयन, बट द आयंस आर नॉट इन फ्री फॉर्म, है ना। ये फर्दर ब्रेक नहीं होगा, है ना, ये फर्दर ब्रेक नहीं होगा। लिखने में तो अपन लिख सकते हैं कि देयर इज फेरस आयन, देयर इज साइनाइड आयन, बट इट विल नॉट रिलीज, इट विल नॉट ब्रेक, है ना। ये क्रॉस लगा दिया मैंने, मतलब ये ब्रेक नहीं होगा आगे। ओके, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नाम आया, कोऑर्डिनेट नाम आया, वो इसी वजह से आया कि ये कंप्लीटली ब्रेक नहीं हो पाते हैं ना। क्योंकि स्ट्रक्चर तो अपन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे होता है अपन आगे देख रहे हैं। तो ये तो हो गई ये कंपाउंड्स हमारे। ओके, अच्छा, इसमें कितने टाइप के कैटायन और एनायन दिख रहे हैं आपको? इस कॉम्प्लेक्स में कितने टाइप के कैटायन और कितने टाइप के एनायन है? एक। 1 टाइप ऑफ कैटायन एंड 1 टाइप ऑफ एनायन। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने फर्निश हो रहे हैं इसको जब डिसॉल्व करते हैं वाटर में? तो how many number of ions we obtain when this one is dissolved in water? 2 5, 4 plus 1। 5। हाँ, अच्छा अच्छा, टोटल नंबर ऑफ आयंस पूछा था मैंने, है ना, तो आपको 5 बताना पड़ेगा। हाँ। ओके,
ठीक, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। टाइप पूछे तो टू टाइप ऑफ आयंस पूछे, हाउ मेनी। सर 1 मोल में बताएंगे नहीं ये? हाँ, 1 की बात कर रहे हैं अपन। ओके, फिर मैंने ये थोड़ा सा और बता दिया था कल कि डबल सॉल्ट्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होता है ना। ये थोड़ा सा आइडिया दे दिया था मैंने आप लोगों को कि डबल सॉल्ट्स तो 100% ब्रेक हो जाते हैं, कोऑर्डिनेट वाले पार्शियली ब्रेक होते हैं, डबल वाले सारे आयंस का टेस्ट देते हैं, कोऑर्डिनेट वाले सबका नहीं देते हैं ना। जैसे ये बताओ, ये किस किस का टेस्ट शो करेगा? ये सिर्फ पोटेशियम का टेस्ट ही शो करेगा। इट विल नॉट शो द टेस्ट ऑफ फेरस एज वेल एज साइनाइड। ठीक है, इनके ये टेस्ट शो नहीं करेगा, मतलब दिस कंपाउंड। ओके, तो ये लिखते हैं यहाँ पर कि डू नॉट गिव टेस्ट ऑफ ऑल द आयंस, है ना। इनमें सिर्फ आयनिक बॉन्ड होते हैं, दे हैव आयनिक एज वेल एज कोऑर्डिनेट, और ये 2 सिंपल सॉल्ट से मिलकर बने होते हैं ना, ओनली 2 सिंपल सॉल्ट्स। इनमें 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना, इसमें 2 से ज्यादा सिंपल सॉल्ट हो सकते हैं। इनके लिए ना इक्विमोलर रेशो होना जरूरी है, मतलब 1:1 के रेशो में होंगे या 2:2 के रेशो में होंगे तभी बनेंगे डबल सॉल्ट, और इधर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देयर इज नो सच बाउंडेशन ऑफ इक्विमोलर रेशो। ओके, तो ये डिफरेंसेस है। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसके बाद, है ना। तो यहाँ तक मैंने कल करा दिया था, नहीं नोट कराओ तब कर लेना ना। चलो अब आप साथ साथ ही नोट करेंगे इसके आगे, है ना। तो अब अपना चैप्टर पूरा कोऑर्डिनेशन के ऊपर ही चलेगा। डबल सॉल्ट के बारे में जितना भी था हमने देख लिया, और ये 3 डबल सॉल्ट्स के नाम आपको याद करने हैं। कौन कौन से? एक तो कार्नेलाइट, और अपना मोर सॉल्ट एंड द पोटाश एलम। 3 ही डबल सॉल्ट के फॉर्मूले आपको याद करने, 3 के अलावा फोर्थ कोई नहीं है और आपसे पूछेंगे भी नहीं। ओके, तो अब अपन रिगार्डिंग दिस कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, रिगार्डिंग दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कुछ कॉमन टर्म्स पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो हेडिंग डालो सम कॉमन टर्म्स, है ना। किससे रिगार्डिंग? रिगार्डिंग दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, सम कॉमन टर्म्स। Some common terms regarding कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, अब एक ही बात है ना। कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। कॉमन टर्म्स है ना, जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, इनका आगे यूज आने वाला है। ठीक है, सम कॉमन टर्म्स, एंड द वेरी फर्स्ट कॉमन टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं, कौन सी? ठीक है, साथ साथ कॉपी कर रहे हो ना। फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। द फर्स्ट कॉमन टर्म इज coordination entity, coordination entity, TITY। ये इसको coordination sphere भी कहते हैं, and this is also known as coordination sphere, coordination sphere। दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, coordination entity भी कह सकते हैं अपन, या फिर coordination sphere भी कह सकते हैं। स्फीयर बनेगा नहीं हो, लेकिन बोलने में से बोला जाता है ना। स्क्वायर होगा, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट होगा। तो पहले डेफिनेशन लिखिए, फिर इसको एग्जांपल से समझते हैं अपन कि व्हाट्स द कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है ना। पहले इसकी डेफिनेशन लिख ले, तो लिख लो ठीक है, साथ साथ लिख लो फटाफट से। द चार्ज्ड और न्यूट्रल स्पीशीज, चार्ज्ड और न्यूट्रल species in which a central metal atom
और आयन, है ना. इट मे बी मेटल एटम न्यूट्रल और इट मे बी आयन, कुछ भी हो सकता है. और इसको अपन इन शॉर्ट है ना Ca में बोला करेंगे. ये जो सेंट्रल मेटल एटम होगा ना, इट मे बी आयन एज वेल, लेकिन हम बोलने में इसको बार बार CMA ऐसे बोलेंगे, सेंट्रल मेटल एटम. तो ये शॉर्ट फॉर्म अपन आगे यूज करेंगे. तो मैंने यहाँ लिख दिया कि द चार्ज्ड और न्यूट्रल स्पीशीज इन विच अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन is surrounded by fixed number of ligands, certain number of ligands, fixed number of ligands. तो ligands क्या होते हैं ये भी अपन पढ़ ही रहे हैं. Surrounded by fixed number of ligands, है ना. fixed कुछ definite number of ligands होंगे. तो वो charged species क्या कहलाती है, या सॉरी द चार्ज ऑफ द न्यूट्रल whatever, वो species कहलाती है coordination entity. ओके, अभी एग्जांपल ले रहे हैं. उससे पहले एक कैरेक्टरिस्टिक को लिख दूं इसका कि जनरली इट इज एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट. इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करने की एक परंपरा चली आ रही है. तो जनरली इट इज एनक्लोज्ड, इन अ स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है, तो अपन पहचान जाएंगे अब तो कि स्क्वायर ब्रैकेट में अगर कोई बंद है मतलब वो जरूर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है. जनरली इट इज एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट. ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया. Yeah, this is the way of representation, way of writing. एक और बात लिख लेते हैं कि ये जो पार्ट होता है ना, या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट होता है, ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है, ये होती है नॉन आयोनाइजेबल. मतलब ये अपने आयन में ब्रेक नहीं होता है ना. तो एक को लास्ट ये भी लिख लेते हैं, इट इज नॉन आयोनाइजेबल पार्ट. मतलब ये अपने आयन से ब्रेक नहीं होता है ना. क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें कौन से बॉन्ड होंगे, कौन से बॉन्ड होंगे इसमें बताओ. इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे ना, इसलिए अपने आयन से ब्रेक नहीं होगा. चलिए, अब जो भी मैंने लिखाया इसको मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ. तो ये जो अपना एग्जांपल था ना FeCN6 ये वाला, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी यहाँ पर है ना. तो चलो मैं कुछ एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी के एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पर. पहला तो वही लिख दूँ FeCN वाला. ये वर्ड जो लिगेंड है ये भी अपन नहीं जानते, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे. और ये सेंट्रल मेटल एटम आयन ये भी अपन देखेंगे ना. ठीक है, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ फिलहाल. तो जैसे ये था अभी Fe वाला एग्जांपल जो लिया था मैंने, FeCN6 होल 4 माइनस. तो दिस इज अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ना. एंड दिस इज द चार्ज्ड वन, लिखा ना, मे बी चार्ज और मे बी न्यूट्रल. तो ये चार्ज वाली है. इसमें सेंट्रल एटम दिख रहा है आपको, मेटल एटम आयरन. तो यहाँ पर आयरन किसका रोल प्ले कर रहा है, सेंट्रल मेटल एटम का. और इसके आसपास जो भी दिखता है अपन को विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, उन स्पीशीज को लिगेंड्स कहा जाता है ना. सेंट्रल मेटल एटम के अलावा जो भी पार्ट दिख जाए ना आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, दोज आर कॉल्ड लिगेंड्स. बाकी अपन लिगेंड्स को भी प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे बस इसके जस्ट बाद ही. ठीक है, तो दिस इज अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी. ये आयोनाइज नहीं होगी. ठीक है, इट विल नॉट ब्रेक इनटू इट्स आयन. अंडरस्टूड है? या ब्रेक करके दिखाऊं और फिर बोलूं कैसे नहीं होगा. चलो आप कहते हो ऐसा करते ना, मतलब इट विल नॉट ब्रेक इनटू द आयंस, है ना. वी विल नॉट गेट सच काइंड ऑफ आयंस. और देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं. NiNH3 ये 6 लिखा है ना. अच्छा, इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव. कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज कोई से हो सकता है. तो ये भी ब्रेक नहीं होगा, है ना. ब्रेक नहीं होगा मतलब एक क्रॉस लगा दिया मैंने. मतलब इट विल नॉट ब्रेक इनटू निकिल 2+, है ना. मतलब ये निकिल आयन का टेस्ट शो नहीं करेगा. एज वेल अमोनिया में भी ब्रेक नहीं होगा ये. एंड वी विल नॉट गेट द अमोनिया स्मेल भी नहीं आने वाली इसमें से, क्योंकि अमोनिया फ्री नहीं होगी. ओके,
कॉपर का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स जानते हैं क्या आप? कॉपर और अमोनिया के साथ कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है? देखो, ये अपन पी ब्लॉक में पढ़ा होगा, CuNH3 4, है ना। दिस इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉपर एंड अमोनिया, है ना। ये भी ब्रेक नहीं होगा। अंडरस्टूड है, मैं फिर भी ब्रेक कर रहा हूँ। चलो एक न्यूट्रल का एग्जांपल ले लेता हूँ। इट्स NiCO4। देखो अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में भी चार्ज्ड एज वेल एज न्यूट्रल, कैसी भी हो सकती है ना। तो ये भी ब्रेक नहीं होगा, मतलब दिस वन विल आल्सो नॉट ब्रेक इनटू आयंस। तो मतलब ये यहाँ तो वैसे आयन अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। ये ऐसा नहीं होगा, मतलब कभी आ जाए कंप्लीट करो या ब्रेक करो तो आप ब्रेक मत करना, है ना। दिमाग ने क्रॉस लगा रखा, मतलब ऐसे ये कुछ नहीं बनने वाला ऐसा। तो अब बात आती है कि क्या सारे कॉम्प्लेक्स ब्रेक नहीं होंगे क्या, है ना। जब हम बोल देते हैं ना ब्रेक नहीं होंगे, तो कुछ लोग होते हैं ना फिर से पूछते हैं एक बार, क्या 100% ब्रेक नहीं होंगे, थोड़े से हो जाएंगे क्या, बिल्कुल थोड़े से होंगे क्या, ऐसे पूछने लग जाते हैं वो, है ना। तो फिर हमें कंडीशन लगानी पड़ती है कि इन जनरल वो ब्रेक नहीं होते, 99.9% ब्रेक नहीं होते, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज, है ना। तो कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जो ब्रेक हो जाते हैं क्योंकि वहां पर बॉन्डिंग थोड़ी वीक होती है ना, तो वो ब्रेक हो जाते हैं। तो फिर उनका एक एग्जांपल दे दे जो कॉम्प्लेक्स होने के बाद भी ब्रेक हो जाते हैं ना। मतलब इस डेफिनेशन को चैलेंज कर दिया उन्होंने, क्या करें, है ना। देखो मैंने वर्ड लिखा है, वैसे इन जनरल ये ब्रेक नहीं होते हैं, है ना। जनरली इट इज नॉट आयोनाइजेबल, है ना। तो हम वैसे पूरे चैप्टर में ऐसे एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो आयोनाइज नहीं होते हैं, बट कोई एक एग्जाम्पल पूछ ले हमसे कि जहां पर ब्रेक हो जाता है, तो वो एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे बोलते हैं इनको आइडियल और नॉन आइडियल कॉम्प्लेक्स। मतलब परफेक्ट कोऑर्डिनेशन वाले तो कभी नहीं होंगे, और जो इम्परफेक्ट वाले होंगे ना वो हो जाएंगे। तो इम्परफेक्ट के कोई ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं अवेलेबल है, सिर्फ एक ही एग्जांपल है, और वो क्या कभी पूछ ले, इसलिए मैं आपको उसको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। तो अपने काम करते दो टर्म और इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि जो कभी भी ब्रेक नहीं होंगे उनको अपन बोल देंगे क्या, परफेक्ट, है ना, या पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स। तो एक ऐसे टर्म इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ मैं, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी फिर से दो टाइप की हो सकती है, ऐसा अपन बोल सकते हैं, लेकिन सिंपल छोटी सी हेडिंग डाल दो आप तो ऐसे, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, परफेक्ट, या फिर इनको कहते हैं पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स, परफेक्ट और पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्सेस। तो ये कौन होते हैं, जो बिल्कुल भी आयोनाइज नहीं होंगे, है ना, या होंगे तो नई टर्म में लिखेंगे सर इसे, हम्म। नई टर्म बना के लिखें। एक्चुअली इसको नया नंबर मत बनाओ, ये तो बहुत ही छोटी सी टर्म है, इसको अलग से हेडिंग मत डालो। पहली टर्म तो इसी को रहने दो, इसी के अंदर बात कर रहे हैं अपन। कोऑर्डिनेशन एंटिटी परफेक्ट हो सकती है और इम्परफेक्ट हो सकती है, तो इसी का सब पार्ट हो गया है, तो है ना। तो नंबर 1 तो ये रहने दो, इसको नंबर 2 हेडिंग मत डालो, ये तो एक ही नोट के अंदर एग्जाम्पल। बैठे सब। हाँ ऐसा, हाँ नोट डाल के लिख लो आप, ओके। तो परफेक्ट किन्हें कहेंगे, जो कभी भी आयोनाइज नहीं होंगे, या हो भी गए तो बहुत ही कम होंगे, है ना, बहुत कम होंगे, है ना, जिसको अपन नेग्लेक्ट मान सकते हैं, ठीक है। नेवर आयोनाइज, है ना, नेवर ब्रेक, या फिर क्या कह सकते हैं कि वेरी वेरी लेस ब्रेक, ठीक है। इन शॉर्ट लिख दो ऐसे ही, नेवर ब्रेक इनटू आयंस, कभी नहीं होंगे, ठीक है, या होंगे तो बहुत ही कम होंगे, नेग्लिजिबल अमाउंट में होंगे, है ना। और दोनों बातें एक साथ लिख देता हूँ ना, क्योंकि थोड़े से आयन बनने से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है ना। अभी एक एग्जांपल देखिए समझाऊंगा आपको।
मतलब कोई 2-4 आयन प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो उससे उसकी प्रॉपर्टी अफेक्ट नहीं होगी, वो कॉम्प्लेक्स ही कहलाएगा, उसको आप सिंपल या डबल सोल्ड नहीं कह दोगे। नेवर ब्रेक इनटू आयंस और वेरी लेस आयोनाइजेबल, वेरी लेस कर सकते हैं आप चाहो तो उसके आगे, है ना। इसका एग्जांपल जैसे ये हो गया, अपने पूरे चैप्टर में ये इसी पे चलने वाला है, परफेक्ट के ऊपर, है ना, ये बात ध्यान रखना। तो आप ऐसे नहीं हर कॉम्प्लेक्स को ऐसे देख रहे हो कहीं ये थोड़ा बहुत ब्रेक तो नहीं हो जाएगा, ऐसे नहीं, आप तो उसको बिल्कुल परफेक्ट ही मान के चलना। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ये ऊपर लिखे हुए सारे एग्जांपल इसी के हैं वैसे तो, है ना, ऊपर वाले सारे एग्जांपल किसके हो गए, इसी के हो गए। और दूसरा इसका अपोजिट इम्परफेक्ट, तो इम्परफेक्ट किन्हें कहते हैं, इम्परफेक्ट नहीं लिखा मैंने, इनपरफेक्ट लिख दिया, इम्परफेक्ट, इनको बोलते हैं नॉर्मल कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या हो जाएंगे, कंसिडरेबली ब्रेक्स, वो तो नेग्लिजिबली ब्रेक होते हैं, और ये कंसिडरेबली ब्रेक, ठीक है, मतलब बहुत सारे आयंस प्रोड्यूस कर लेंगे, है ना। तो फिर इनको क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। एक एग्जांपल अपन को याद करना है, कंसिडरेबली का लेसन में आ गया। ऊपर कह सकते हैं हम नेग्लिजिबल अमाउंट में ब्रेक होते हैं, और ये कंसिडरेबल अमाउंट में ब्रेक होते हैं ना, अप्रिशिएबल अमाउंट में ब्रेक होते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही एग्जांपल है, और वो क्या एक बार जेई में पूछ लिया था, तो इसलिए मैं वो एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, उसके अलावा कोई दूसरा एग्जांपल नहीं है, और आपको सोचना भी नहीं है। आएगा एग्जाम में तो यही वाला आएगा, नहीं तो और कोई सा नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं इसका एग्जाम्पल लिख देता हूँ, और इसके ऊपर जो क्वेश्चन आया था वही बता दूंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, एक कैडमियम का कॉम्प्लेक्स होता है, कैडमियम का, वो ब्रेक हो जाता है ना, तो नीचे लिख देता हूँ, चलो इसका एग्जाम्पल, ये तो नहीं लिख देता हूँ, इट्स K2CdCN होल 4, K2 कहाँ गया, K2CD बस ये एक एग्जांपल आप याद कर लेना, है ना, बस इसके अलावा आपको कोई याद नहीं करना अलग से, है ना, अलग लिस्ट में रख लेना इसको कि ये कॉम्प्लेक्स के नाम पर स्पॉट है। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन आया था वो देखो, मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन आया था, है ना। इसके अलावा आपको कोई सा भी कॉम्प्लेक्स दिख जाए, आप तो उसको क्या मानोगे, 100% परफेक्ट ही मानना है, उसको ब्रेक करवाएंगे नहीं अपन, है ना। तो देखिए क्वेश्चन ये आया था कि कौन, मतलब इन दोनों के अंदर, चलो मैं एक क्वेश्चन ही लिखा देता हूँ, क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन लिख लो क्या आया था क्वेश्चन। दो कॉम्प्लेक्स दिए थे, एक सेकेंड, K3, एक तो पोटेशियम का कॉम्प्लेक्स था, CuCN होल 4, इसमें H2S गैस मिक्स करी गई, और दूसरा ये वाला अपना पोटेशियम K2CdCN4। तो ये पूछा था क्वेश्चन में कि विच वन विल प्रोड्यूस अ पीपीटी ऑफ, पीपीटी कौन प्रोड्यूस करेगा इसमें सल्फाइड का, मतलब कॉपर सल्फाइड या कैडमियम सल्फाइड, है ना। क्वेश्चन को थोड़ा अगर मैं वर्ड्स में लिखूं तो मैं नहीं लिख पाऊंगा आप, कि विच कॉम्प्लेक्स विल प्रोड्यूस अ पीपीटी, कौन सा कॉम्प्लेक्स पीपीटी प्रोड्यूस करता है।
where will we get a PPT, precipitate of CUS और CDS, है ना? Where will a PPT of CUS और CDS form? कहाँ पर PPT बनेगा? क्वेश्चन समझ में आया? कौन सी रिएक्शन में बनेगा? बताओ, PPT कहाँ बनेगा? नीचे वाले में। नीचे वाली बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो H2S तो ब्रेक हो जाएगा अपना। H2S तो किस किस में ब्रेक हो जाता है? H+ और H2- आयन के अंदर, है ना? सल्फाइड आयन अवेलेबल है यहाँ से, और यहाँ से भी सल्फाइड आयन अवेलेबल है ना? अब CUS बनने के लिए और कौन सा आयन चाहिए? कॉपर आयन। ठीक है, तो कॉपर आयन क्या ये रिलीज करेगा? ये वाला कॉम्प्लेक्स। इसमें कॉपर हमें दिख तो रहा है, बट क्या कॉपर फ्री फॉर्म में अवेलेबल होगा क्या? क्या नहीं कॉपर सर। कॉपर आयन फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं हो पाएगा ना? क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो कॉपर और आयोनाइज ही नहीं हो रहा है ना। ये दिस कॉम्प्लेक्स डज नॉट प्रोवाइड द कॉपर आयन। तो अगर कॉपर आयन ही अवेलेबल नहीं है तो सल्फाइड आयन अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो वी विल नॉट गेट PPT ऑफ CUS इन दिस फर्स्ट केस। यहाँ नहीं मिलेगा, बट यहाँ नीचे मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है। ओके, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप ऐसे क्वेश्चन को मत देखना कि हमें कैसे पता चलेगा वो परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है। आपको परफेक्ट ही मानना है इस एग्जाम्पल के अलावा। इसके अलावा कोई नहीं पूछेंगे आपसे ना। ओके, तो ये ब्रेक हो जाता है और ये कैडमियम आयन प्रोड्यूस करेगा, साइनाइड आयन प्रोड्यूस करेगा। तो जो CD आयन यहाँ से निकलेगा CD2+, वो सल्फाइड आयन से कंबाइंड हो जाएगा। ओके, एंड हियर वी विल गेट द PPT ऑफ व्हाट? CD। समझ में आ गया? यहाँ CDS कैडमियम सल्फाइड का PPT मिल जाएगा। कलर पता है कि आपको कैडमियम सल्फाइड का कौन सा कलर होता है? यहाँ पर वी विल गेट अ PPT ऑफ कैडमियम सल्फाइड। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर ये इम्परफेक्ट वाला अगर हमने नहीं पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन हमसे गलत हो जाता, इसलिए मैंने बता दिया इसको। ओके, फिर से बताऊं क्या? नहीं बात समझ में आई हो तो? नहीं मैं सर ऐसा आ कह गया। रहा भाई, ये तो ब्रेक हो जाता है, इसमें ब्रेक हो जाएगा और इसमें ब्रेक हो जाता है। ये तो वाटर मीडियम है, अंडरस्टूड है। और ये भी ब्रेक हो जाता है, कहने का मतलब दिस एंड ऑल्सो डिसोसिएट्स। कैडमियम आयन, साइनाइड आयन, है ना, पोटेशियम आयन, लाइक दिस। तो दिस टू आयंस आर अवेलेबल, तो यहाँ पर से कंबाइंड हो जाते हैं। बट यहाँ पर सल्फाइड तो है, बट CU आयन नहीं है। तो जब आयन अवेलेबल नहीं है तो ये नहीं होगा, है ना? रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है, कहने का मतलब इन दोनों में रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि रिएक्शन होने के लिए तो आयन को फ्री होना चाहिए। ओके, समझ में आ गया? चलो, अब अपन सारे परफेक्ट पढ़ने वाले हैं, सारे कॉम्प्लेक्स परफेक्ट पढ़ेंगे अपन। ओके, अच्छा, ये PPT कब बनता है, इसका थोड़ा सा आइडिया है क्या आपको? चलो मैं एक छोटी सी बात पे जाऊंगा वापस से। मैंने आपसे कहा था कि वेरी लेस नंबर ऑफ आयंस आर अवेलेबल। यहाँ पर सल्फाइड आयन तो बहुत सारे हैं, सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन तो बहुत सारी है। और फिर मैंने ये भी कहा था कि बहुत ही कम ब्रेक होते हैं, नेग्लिजिबली, है ना, इट्स ए वेरी लेस। एक दो आयंस निकल गए गलती से, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ PPT बन जाएगा। PPT बनने के लिए कोई कंडीशन होती है क्या? तो देखो, अब आपको याद तो नहीं होगा, ये 11th क्लास की बात है ना, आज से 1 साल पहले की बात है ये, कि वहां पर एक कंडीशन पढ़ाई थी मैंने कि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन KSP, है ना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। अगर ऐसा होता है तभी PPT बनता है। ठीक है, यानी इन आयंस का मल्टीप्लिकेशन, एक वैल्यू होती है कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट कहते हैं। अगर इन दोनों आयंस का मल्टीप्लिकेशन इस वैल्यू को एक्सीड कर जाता है तब तो वहां प्रेसिपिटेशन होता है, नहीं तो नहीं होता है ना। ये क्राइटेरिया है। मतलब ऐसा मत सोचना कि 2-4 आयन है और बन जाएगा PPT, नहीं बनता है ना। कंसिडरेबल अमाउंट चाहिए होती दोनों आयंस की, तब जाके PPT बनता है। ओके, तो यहाँ पर क्या, बहुत सारे आयंस अवेलेबल है, दोनों कंसिडरेबल अमाउंट है। ठीक है, हालांकि हमारे पास डेटा नहीं है KSP का, नहीं तो अपन डेटा देख के ही बता सकते हैं ना। तो चैप्टर
अपन इक्विलिब्रियम तो पढ़ नहीं रहे, तो अपन ज्यादा बात इसके ऊपर कर नहीं रहे हैं, ठीक है। वैसे ये बताना चाह रहा था कि फ्यू आयंस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, ये कहना चाह रहा था मैं, क्योंकि आप कह दोगे कि वहाँ लिखा है आपने वेरी फ्यू, वेरी लेस, तो वेरी लेस आयन आने से कभी भी पीपीटी नहीं बनेगा, क्योंकि कंडीशन होती है पीपीटी बनने के लिए, प्रेसिपिटेट बनने के लिए। ओके, चलो अब आ जाते हैं अपन किसके ऊपर बात करेंगे। अब सेकंड कॉमन टर्म पढ़ेंगे अपन। पहली कॉमन टर्म वाज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। समझ में आ गया सभी को कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है? पहचान लोगे? अब इस दूसरी टर्म आती है काउंटर आयन। सेकंड टर्म लिखो काउंटर आयन। काउंटर आयन का मतलब क्या होता है? काउंटर मतलब अपोजिट, अपोजिट। काउंटर आयन। सर अभी दोबारा ज्वाइन करना है ना? हाँ दोबारा ज्वाइन कर लेना। काउंटर आयन, और इसका एक और नाम है आयोनाइजेशन स्फीयर। दो नाम है इसके भी, आयोनाइजेशन स्फीयर या आयोनोस्फीयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आयोनोस्फीयर। दिस इज द सेकंड कॉमन टर्म। काउंटर आयन और वी कैन से आयोनोस्फीयर। टाइम होने वाला है, ठीक है, दोबारा ज्वाइन कर लो। तो नेम से ऑब्वियस है ये तो आयन में ब्रेक हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन एंटिटी का अपोजिट होता है ये ना, तो लिख लो, टाइम नहीं हुआ हो तो। द स्पीशीज लाइंग आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स,